गरीब स्टूडेंट वर्सेस बदमाश टीचर। सुहानी के पापा का ट्रांसफर एक नए शहर में हो गया था। सुहानी 8वीं क्लास की छात्रा थी। उसका स्कूल स्टार्ट हो चुका था। सुहानी की माँ सरिता उसके लिए एक अच्छा ट्यूशन ढूंढ रही थी। नमस्ते बहन जी। लगता है कॉलोनी में नए आए हो। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया है तो इसलिए हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। बहुत अच्छी बात है। अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। कोई भी काम हो तो मुझे जरूर कहना। आखिर एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कौन सी क्लास में हो? आपकी नज़र में कोई अच्छी ट्यूशन क्लास हो तो मुझे जरूर बताना। मुझे सुहानी को ट्यूशन भेजना है। वैसे अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, पर हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही पीछे वाली गली में एक ट्यूशन पढ़ाने वाले सर आए हैं। कुछ लड़कियों को वहाँ जाते हुए देखा था। अब पता कर लेना पीछे गली में जाकर ही। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं आज ही पता कर लूंगी। पड़ोसन के कहे अनुसार सरिता सुहानी के लिए ट्यूशन पता करने जाती है। सरिता देखती है कि सेंटर के अंदर कुछ लड़कियां ट्यूशन पढ़ रही है। जी, मेरा नाम सरिता है और ये मेरी बेटी सुहानी। मुझे इसके लिए ट्यूशन पता करना था। आइए आइए, मेरा नाम सुरेश है। मैं ही ट्यूशन टीचर हूँ। मेरा ये सेंटर है। ओके, वैसे यहाँ सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती है या बॉयज भी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। बॉयज का बैच अलग है और गर्ल्स का बैच अलग है। अभी इस समय मैं गर्ल्स को पढ़ा रहा हूँ। बॉयज का बैच मैं इससे पहले ले चुका हूँ। ओके सर, तो फिर मुझे आप बता दीजिए कि मुझे पेमेंट क्या करनी होगी। मैं कल से ही आपके पास सुहानी को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। और फिर सुरेश से बात करके सरिता घर चली जाती है। अगले दिन से सुहानी सुरेश के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगी। ट्यूशन में सुहानी की कुछ सहेलियां बन गई थीं। इनमें से एक का नाम था तन्नू और एक का नाम था ज्योति। अब सुहानी को ट्यूशन पढ़ते हुए 2-3 दिन हो चुके थे। एक शाम जब सुहानी ट्यूशन से घर जाने लगी, तभी सुरेश ने उसे रोककर कहा, सुहानी, अभी थोड़ी देर बाद जाना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। ओके सर। तन्नू और ज्योति, तुम दोनों घर चली जाओ। सर ने मुझे किसी काम के लिए रोका है। सुहानी, हमें भी सर ने रुकने के लिए बोला है। हम तीनों बाद में जाएंगे। ओके, पर तुम दोनों इतना घबरा क्यों रही हो? सर हमें मारने थोड़ी ना वाले हैं। ज्योति, जाओ, दरवाजा बंद कर दो। सारे बच्चे जा चुके हैं ना। चलो फिर शुरू हो जाओ। सुरेश तन्नू और ज्योति को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और अश्लील हरकतें करने लगता है। ये सब देखकर सुहानी घबरा जाती है। सुहानी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, मेरे पास आओ। मुझे नहीं आना। आप गंदे हो। आप ये सब क्या कर रहे हो? मैं अभी जाकर सब कुछ मम्मी को बता देती हूँ। तभी सुरेश सुहानी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है। अगर जरा सी भी आवाज बाहर गई ना तो यही गर्दन दबाकर मार दूंगा। और हाँ, अपनी मम्मी को तुम कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी मम्मी को ये सब बता दिया है कि तुम ट्यूशन छोड़ना चाहती हो। क्योंकि मैं एक सख्त टीचर हूँ। वो तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि मेरा कोई स्टूडेंट मेरे खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। अब तो ये रोज की बात हो चुकी थी। सारे बच्चों के जाने के बाद सुरेश सुहानी, तन्नू और ज्योति को पकड़ लेता था और उनके साथ बदमाशी करने लगता था। सुहानी का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार अपनी मम्मी से ट्यूशन ना जाने की बात करती रहती थी। अब सुहानी को ट्यूशन ना गए हुए 3 दिन हो चुके थे। क्या बात है सुहानी, तुम ट्यूशन नहीं गई? मम्मी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ट्यूशन जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। प्लीज मुझे सोने दो। सुरेश सर, आइए आइए। सुहानी, देखो तुम्हारे ट्यूशन टीचर आए हैं। सुरेश को अपने घर पर देखकर सुहानी और भी डर जाती है। वो घबराई हुई बाहर आती है। आप बैठिए सर, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। क्या बात है सुहानी, तुम ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आ रही हो? वैसे मैं तो तुम्हारी ये फोटोज दिखाने आया था। सोचा कि तुम्हारी मम्मी को भी दिखा दूं। क्यों, दिखा दूं? चलो एक काम करता हूँ, ये सारी फोटोज मैं अपलोड कर देता हूँ। तुम्हारी मम्मी अपने आप देख लेगी। सुहानी देखती है कि सुरेश ने उसे गलत हालत में उसकी कई सारी फोटोज खींची थी, जिसमें सिर्फ सुहानी दिखाई दे रही थी। सुरेश का चेहरा नहीं था। सर मैं ट्यूशन आ जाऊंगी। आप प्लीज ये फोटोज अपलोड मत करना, प्लीज। सुरेश सुहानी को धमकाकर घर चला जाता है।
सुहानी तन्नू और ज्योति से बात करती है। तन्नू, ज्योति, हमें किसी भी तरह सबको इस बदमाश ट्यूशन टीचर के बारे में बताना होगा, वरना हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। तुम दोनों मेरा साथ दो। हम क्या कर सकते हैं सुहानी, हमारी फोटोज और वीडियोस भी सुरेश सर के पास है। तुम तो जानती ही हो वो हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। अगर हमने कुछ कहा तो वो फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, फिर हमारे पेरेंट्स की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते सुहानी। तन्नू, सुहानी ठीक कह रही है। कब तक हम डरते रहेंगे? कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना कब तक वो हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते रहेंगे। इस काम में थोड़ा रिस्क है, पर हमें ये प्रूव करने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। सुहानी की बात सुनकर तन्नू और ज्योति में भी हिम्मत आ जाती है। अगले दिन सबके जाने के बाद जब सुरेश उन तीनों को रोकता है और अश्लील हरकतें करने की कोशिश करता है कि तभी दरवाजे के बाहर से सुहानी की मम्मी सरिता की आवाज आती है। सुहानी, सुहानी, सुरेश सर ने दरवाजा क्यों बंद करा हुआ है? ये तुम्हारी मम्मी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? तुम तीनों अंदर जाओ, मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ। सुरेश दरवाजा खोलता है। अरे सरिता जी, आप और इस समय बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी बच्ची सुहानी कहाँ है? वो तो ट्यूशन पढ़ रही है ना? नहीं तो, उनका तो बैच आधे घंटे पहले ही खत्म हो गया था। मैं तो बस ट्यूशन सेंटर बंद करने ही वाला था। तभी अंदर से सुहानी, तन्नू और ज्योति रोती हुई बाहर आ जाती हैं। अच्छा हुआ मम्मी कि आप आ गई। हम आपको सुरेश सर के यही असलियत दिखाना चाहते थे। सुरेश सर हमारे साथ बहुत गलत करते हैं। इतनी देर में तन्नू और ज्योति की मम्मी भी वहाँ आ जाती है। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? ये झूठ है, झूठ बोल रही है मैम। मैं तो इन्हें एक्स्ट्रा क्लास दे रहा था, इसलिए दरवाजा बंद था। तभी सरिता सुरेश को एक थप्पड़ मारती है। तभी आसपास के लोग भी आ जाते हैं और उन्हें भी ये सब बात पता चल जाती है। हमारे मोहल्ले में रहकर ये आदमी हमारे मोहल्ले की लड़कियों के साथ ये हरकत करता है। इसे तो मार मार कर पुलिस के हवाले कर दो। मुझे छोड़ दो, मुझे जानते नहीं हो तुम तीनों लड़कियों को मैं देख लूंगा। मम्मी, हमने आपको जानबूझकर ये कहकर बुलाया कि सर आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। तभी सुहानी, तन्नू और ज्योति के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। मम्मी पापा, सुरेश सर हमारे साथ बहुत समय से ये गलत कर रहे हैं। मैं और तन्नू आपके सामने ये सच्चाई कभी नहीं ला पाते। अगर सुहानी हमारे साथ ना होती तो हमारे अंदर तो कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। सुहानी, तन्नू और ज्योति की मम्मी अपनी बच्चियों को गले लगा लेती है। सुनिए, इसने हमारी बच्चियों को बहुत तंग किया है। अब जल्दी से पुलिस को फोन लगाइए। तुम चिंता मत करो, पुलिस अभी आती ही होगी। मैंने उन्हें पहले ही बुला लिया है। अब इसे सलाखों के पीछे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सब लोग मिलकर सुरेश को पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। क्यों रे, छोटी बच्चियों को डरा धमका कर बदमाशी करता है? तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। पुलिस सुरेश को पकड़कर ले जाती है और उसका ट्यूशन सेंटर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आज सुहानी की हिम्मत के कारण एक बदमाश ट्यूशन टीचर को सजा मिली थी। गरीब का जादुई समोसे का पेड़। एक बार की बात है, किसी गांव में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। उनका एक समोसे का ठेला था और वो दोनों समोसे बना बना कर बेचा करते थे। सुनिए जी, मैं समोसे बना बना कर आपको दे रही हूँ, आप इन्हें जल्दी जल्दी तेल में तल दीजिए। ठीक है शांति, जरा जल्दी जल्दी करो, ग्राहक आना शुरू भी हो गए हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिनमें से एक महिला कहती है, शांति बहन, जरा 5 समोसे पैक कर दो। आज बच्चों ने सुबह सुबह जिद कर दी कि शांति आंटी और हरिश्चंद्र अंकल के ही समोसे खाने हैं, जरा फटाफट पैक कर दो। जी बहन, अभी करती हूँ, आप बस 5 मिनट रुकिए। थोड़ी देर में शांति उस औरत के समोसे पैक कर उसे दे देती है। तभी वहाँ पर एक लड़की कैमरा लेकर आती है और कहती है, आंटी, जरा मुझे भी अपने हाथों से बनाए हुए समोसे खिलाइए। सुना है आपके समोसे यहाँ बहुत फेमस हैं। जरा मुझे अपने समोसे बनाने का तरीका तो बताइए। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और आपके यहाँ के समोसे की मेकिंग वीडियो बनाकर आपके समोसे का रिव्यू दूंगी। फिर आपका ठेला ऑनलाइन भी फेमस हो जाएगा। धन्यवाद बेटी, तुम रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, मैं तुम्हें समोसे बनाने का तरीका बताती हूँ।
उसके बाद वो लड़की शांति के ठेले पर पूरी रिकॉर्डिंग करती है और उसके हाथ के टेस्टी टेस्टी समोसे खाकर बहुत अच्छा रिव्यू देती है। इस तरह हरिश्चंद्र और शांति के हाथों के बने हुए समोसे और भी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। सिर्फ गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के भी लोग उनके हाथों से बने समोसे खाने आते थे। उनकी बहुत ज्यादा तरक्की हो रही थी। उसी गांव में हरिश्चंद्र का चचेरा भाई विनोद और उसकी पत्नी रेखा भी रहा करते थे। उनकी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी, लेकिन हरिश्चंद्र और शांति के ठेले के मुताबिक विनोद और रेखा की दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। इसी वजह से विनोद और रेखा को हरिश्चंद्र और शांति से बहुत जलन हुआ करती थी। जी, हमारी दुकान पर तो मक्खियों के अलावा और कोई नहीं आता है और आपके छोटे चचेरे भाई हरिश्चंद्र के ठेले पर तो ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। वो भी हर वक्त बड़े भाई के मुकाबले छोटा भाई आगे चल रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा विनोद जी कि आपसे ये सब कैसे देखा जा रहा है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, लेकिन हम करें तो क्या करें? आप चिंता क्यों करते हो जी? मेरे पास उनकी खुशियों को जलाकर राख करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब तो हम उन दोनों को पूरी तरह से बर्बाद करके ही दम लेंगे। फिर रेखा अपने पति को अपना सारा प्लान बताती है। उसके बाद जब हरिश्चंद्र और शांति अपने ठेले पर समोसे बेच रहे होते हैं, तब विनोद और रेखा मिलकर उनके घर जाते हैं और लोगों से बचते बचाते उनके घर पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा देते हैं, जिससे कि उनका पूरा घर आग की लपटों से धधकने लगता है। यहाँ से फटाफट चलिए जी, यदि हमें कोई देख लेगा तो मुसीबत आ जाएगी। इतना कहकर रेखा और विनोद वहाँ से चले जाते हैं। अपना काम खत्म करके जब हरिश्चंद्र और शांति वापस घर आते हैं तो अपने घर को जलता हुआ देख हैरान हो जाते हैं। उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ? पता नहीं किसने आग लगा दी हमारे घर को। हम तो बर्बाद ही हो गए। अब हम क्या करेंगे जी? बड़ी मेहनत से दिन रात पैसे इकट्ठा करके इस घर को बनवाया था हमने। घर के अंदर ही पैसे और समोसे बनाने का सारा सामान भी रखा था, सब जलकर राख हो गया। हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। शांति, कौन है हमारा दुश्मन जिसने ये सब किया है? दोनों रोते हुए यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। शांति ठेले से अपने पल्लू में एक समोसा बांधकर लाई थी। अचानक से उसे समोसे का याद आता है और वो हरिश्चंद्र को बताती है। तब हरिश्चंद्र कहता है, शांति, रात बहुत ज्यादा हो गई है, कहाँ जाएं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमारा घर तो जलकर राख हो गया है। अब हमारे सर पर कोई छत भी नहीं है। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? एक काम करो, तुम्हारे पास जो समोसा है उसे तुम खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। खाए तो आपने भी कुछ नहीं है जी सुबह से। आपको भी तो भूख लगी होगी ना, और एक समोसे में क्या होगा, थोड़ी ना भूख मिटेगी। तभी हरिश्चंद्र की नजर पास के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। देखो शांति, इस पेड़ पर अमरूद के फल लगे हुए हैं। मैं इन फलों को तोड़ लेता हूँ। इन फलों को खाकर हमारी भूख मिट जाएगी। नहीं जी, इतनी रात को हमें पेड़ों को परेशान नहीं करना चाहिए। पेड़ों में भी हमारी तरह जान होती है। इस वक्त वो भी आराम करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस समोसे के 2 टुकड़े करके आधा आधा दोनों खा लेते हैं। लेकिन शांति। लेकिन वेकिन कुछ नहीं जी, मैंने कह दिया, अब मैं इससे आगे कुछ भी नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है शांति। हरिश्चंद्र और शांति उस समोसे को खाने जा ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर एक गरीब बूढ़ी औरत आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है बेटी, मुझे ये समोसा खाने को दे दो। इस एक समोसे को खाकर मेरी थोड़ी सी भूख तो शांत हो ही जाएगी। ये समोसा मुझे दे दो, तुम दोनों को भगवान हमेशा खुश रखेगा। हरिश्चंद्र और शांति बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़ी औरत को समोसा दे देते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत वो समोसा खा लेती है और कहती है, मैं सब जानती हूँ बेटी कि तुम दोनों पति पत्नी के साथ क्या हुआ है। तुम दोनों किस चिंता में हो मैं ये भी जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं बस तुम दोनों पति पत्नी के साहस और दयालुता की परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम दोनों सफल हो गए हो। तभी वो बूढ़ी औरत अपनी आंखें बंद करती है और उसके हाथ में एक सोने का समोसा प्रकट होता है। ये देख हरिश्चंद्र और शांति हैरान रह जाते हैं। बूढ़ी औरत उन दोनों को वो सोने का समोसा देते हुए कहती है, बेटी ये लो, ये एक जादुई सोने का समोसा है। तुम इसे ले जाकर अपने आंगन में मिट्टी के अंदर दबा देना,
फिर देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, आप हमारी मदद करने आई। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। सच में अम्मा, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अचानक से वो बूढ़ी औरत ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। हरिश्चंद्र और शांति उस समोसे को लाकर अपने आंगन में जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। तभी उनके देखते ही देखते वहाँ पर एक पौधा उगने लगता है और वो बढ़ते बढ़ते एक विशाल से पेड़ का रूप ले लेता है और उस पर बहुत सारे सोने के समोसे आ जाते हैं। ये देख हरिश्चंद्र और शांति दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद हरिश्चंद्र सारे सोने के समोसे तोड़ लेता है और उसे एक बोरे में भरकर शहर ले जाता है। शहर दूर था, इसलिए दोनों पति पत्नी को वहाँ जाते जाते सुबह हो जाती है। शहर जाकर दोनों पति पत्नी वो सभी सोने के समोसे बेच देते हैं। उसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों को वापस गांव में लाकर वो दोनों अपना घर दोबारा से बनवाते हैं और बचे हुए पैसों से अपना एक समोसे का बहुत बड़ा दुकान खोलते हैं और उसमें समोसे बेचने लगते हैं। जब ये बात उसके चचेरे भाई विनोद और उसकी पत्नी रेखा को लगती है तो रेखा विनोद से कहती है, जी, हम दोनों ने मिलकर तो उनके घर में आग लगा दी थी, लेकिन इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि इन्होंने अपना घर दोबारा बनवा लिया और अब तो ये लोग ठेले की जगह दुकान में समोसे बेचते हैं। हमें एक बार इनके घर जाकर देखना चाहिए। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी बिना देरी किए उनके घर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके आंगन में एक जादुई सोने के समोसे वाला पेड़ है। उन दोनों के मन में ये सब देखकर लालच आ जाता है। जी, हमें फटाफट ये सारे समोसे तोड़कर अपने साथ ले चलना चाहिए। उसके बाद हम भी इन समोसे को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद विनोद और रेखा दोनों जादुई सोने के समोसे के पेड़ के पास जाते हैं और समोसा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी जादुई समोसे का पेड़ क्रोधित हो जाता है और उन दोनों को खरगोश बना देता है। तभी वहाँ पर हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी शांति भी आ जाते हैं। शांति कहती है, जी, ये हमारे आंगन में तो खरगोश कहाँ से आए? पहले तो नहीं थे। तभी खरगोश बनी रेखा कहती है, मुझे माफ कर दो शांति बहन, हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर तुम्हारे घर में आग लगाई थी और आज भी हम तुम्हारे जादुई समोसे के पेड़ से समोसे चुराने आए थे, लेकिन इस पेड़ ने हमें खरगोश बना दिया। हम अपनी जिंदगी ऐसे कैसे जिएंगे? प्लीज हमारी मदद करो शांति बहन। जेठ जी, जेठानी जी, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी हरिश्चंद्र शांति से कहता है, शांति, जो भी हो, है तो ये हमारे भैया भाभी ना, और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसके बाद दोनों पति पत्नी जादुई पेड़ से विनती करते हैं कि वो विनोद और उसकी पत्नी को ठीक कर दे। उनकी विनती सुनकर जादुई समोसे का पेड़ विनोद और रेखा को ठीक कर देता है। फिर वो दोनों पति पत्नी जादुई समोसे के पेड़ और हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी से माफी मांगकर अपने घर चले जाते हैं और इधर हरिश्चंद्र और शांति भी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।